राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम देखेंगे एमपी वर्ग 2 में लगा हुआ है महादेवी वर्मा की एक रचना है मेरे बचपन के दिन। इकाई 17 में ये रचना लगी हुई है मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा का। तो आज हम उसी को देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, शुरू करते हैं। पहले तो हम महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देखेंगे। महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई। प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्राचार्य पद पे लंबे समय तक कार्य करते हुए उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफी प्रयत्न किए और सन 1987 में उनका देहांत हो गया। तो महादेवी का निधन 1907 में जन्म 1907 में और निधन 1987 में हुआ था। जन्म इनका यूपी के फर्रुखाबाद में हुआ था और इनकी शिक्षा दीक्षा प्रयाग में हुई और प्रयाग महिला विद्यापीठ में ये प्राचार्य के पद पे भी लंबे समय तक थी। महादेवी वर्मा जी छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक थी। निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा उनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। तो महादेवी वर्मा के प्रमुख काव्य संग्रह निहार, रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा। कविता के साथ साथ उन्होंने सशक्त गद्य रचनाएं भी लिखी जिनमें रेखा चित्र तथा संस्मरण प्रमुख है। अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, पथ के साथ ही श्रृंखला की कड़ियां उनकी महत्वपूर्ण गद्य रचनाएं हैं। आगे दिया है कि महादेवी वर्मा को साहित्य अकादमी एवं ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। तो महादेवी को साहित्य अकादमी भी मिल चुका है और ज्ञानपीठ भी मिल चुका है और भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से अलंकृत किया है। महादेवी वर्मा की साहित्य साधना के पीछे एक ओर आजादी के आंदोलन की प्रेरणा है तो दूसरी ओर भारतीय समाज में स्त्री जीवन की वास्तविक स्थिति का बोध भी है। हिंदी गद्य साहित्य में संस्मरण एवं रेखा चित्र को बुलंदियों तक पहुंचाने का श्रेय महादेवी जी को है। उनके संस्मरणों और रेखा चित्रों में शोषित पीड़ित लोगों के प्रति ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के लिए भी आत्मीयता एवं अक्षय करुणा प्रकट हुई है। उनकी भाषा शैली सरल एवं स्पष्ट है तथा शब्द चयन प्रभावपूर्ण और चित्रात्मक है। तो महादेवी वर्मा का हमने ये देखा जीवन परिचय। अब हम देखेंगे जो उन्होंने लिखा है मेरे बचपन के दिन, इसका सारांश देखेंगे। तो दिया है कि मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठिनों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन का बहुत ही सजीव वर्णन किया गया है। तो मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा ने लिखा है और इसमें क्या है, उन्होंने बचपन की स्मृतियों के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी और इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठिनों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का सजीव वर्णन किया है उन्होंने। तो चलिए अब हम देख भी लेते हैं कि क्या लिखा है आखिर उन्होंने मेरे बचपन के दिन। तो शुरू करते हैं। यहां से आपसे प्रश्न पूछेगा, पहले तो आप रचना ध्यान देंगे, महादेवी जी के बारे में जन्म उनका ध्यान देंगे और फिर इसमें पूछेगा जिस जिस चीज का महादेवी वर्मा ने उल्लेख किया रहेगा वो सब आपसे पूछा जाएगा, तो आप ध्यान देंगे इसको। महादेवी वर्मा क्या लिखती हैं कि
बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियां बहुत बदल जाती है। कहती है महादेवी वर्मा कि बचपन की स्मृतियों में ऐसा आकर्षण होता है कि कभी कभी जैसे लगता है कि सब सपने में देखा होगा और परिस्थितियां आके बहुत बदल जाती हैं। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। तो ये आपको ध्यान देना है। महादेवी वर्मा के परिवार में 200 वर्षों तक कोई लड़की नहीं थी। 200 वर्षों के बाद महादेवी वर्मा का जन्म हुआ। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परमधाम भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी और मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। तो महादेवी वर्मा कहती है कि इनके परिवार में हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। इनके बाबा फारसी जानते थे, इनके पिता अंग्रेजी जानते थे। कहती हैं कि मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई। जब इनकी माता जबलपुर से आती हैं तो अपने साथ हिंदी लेके आती हैं। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। तो महादेवी वर्मा की माँ कैसी थी? पूजा पाठ करने वाली थी और उन्होंने महादेवी वर्मा को सबसे पहले क्या पढ़ना सिखाया? तो पंचतंत्र पढ़ना। और वो कहाँ से हिंदी लेके आई? तो जबलपुर से। और महादेवी वर्मा के बाबा फारसी और उर्दू जानते थे, पिता इनके अंग्रेजी जानते थे। तो ये भी आपसे प्रश्न बनेगा। देखिए आगे देखिए। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने और संस्कृत भी पढ़ी। ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत भी जानती थी और गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। और पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। तो संस्कृत में तो इनका थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट था नहीं, पर इनकी माँ गीता होता पढ़ती थी, पूजा पाठ के मंत्र पढ़ती थी, तो ये भी वहां बैठ के सुना करती थी। तो ये था कि चलो हाँ कुछ तो जानते हैं। लेकिन जब उर्दू फारसी पढ़ाने मौलवी साहब आए तो उसको देख के चारपाई के नीचे महादेवी वर्मा जाके छिप गई, क्योंकि वो उससे बिल्कुल अनजान थी। वो बिल्कुल नहीं सुनी थी, ना उनको जानना चाहती थी। कहती हैं कि उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा और वहां जाना मैंने बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको क्रॉस्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहां मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था उस समय। हिंदू लड़कियां भी थी, ईसाई लड़कियां भी थी। हम लोगों का एक ही मेस था, उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। कहती हैं कि वहां के छात्रावास के हर कमरे में हम 4 छात्राएं रहते थे। तो ये आपको ध्यान देना है कि छात्रावास में हर कमरे में कितनी छात्राएं थी? 4 छात्राएं। उनमें पहली ही साथी इनको सुभद्रा कुमारी मिली। कौन सुभद्रा कुमारी? सुभद्रा कुमारी चौहान। अब सोच लीजिए, महादेवी वर्मा को इनकी साथी मिली छात्रावास में, सुभद्रा कुमारी चौहान।
वो 7वें दर्जे में थी, मुझसे 2 साल सीनियर थी। क्यों सीनियर होंगी भी? सुभद्रा का जन्म 1904 में हुआ था, महादेवी का 7 में हुआ था। महादेवी वर्मा जब 5 में पढ़ती थी तो सुभद्रा 7वें दर्जे में पढ़ती थी। और सुभद्रा कुमारी कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी और पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। तो जो इनकी माँ थी महादेवी वर्मा की, वो पद लिखती भी थी और गाती भी थी। और महादेवी वर्मा भी उनके साथ तुक मिलाती थी। और महादेवी की माँ मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। कहती थी, सवेरे जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले। सवेरे यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी और शाम को भी उनकी माँ मीरा का कोई पद जरूर गाती थी। ये सुन सुन के महादेवी वर्मा ने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। तो देखिए परिवेश का कितना प्रभाव पड़ता है बच्चों पे। इनकी इसीलिए कहते हैं माँ का शिक्षित होना बहुत जरूरी होता है। अगर माँ अशिक्षित है तो उसका बच्चा भी अशिक्षित नहीं होगा, लेकिन मतलब इतना उसका विकास नहीं होगा, इतना तेजी से वो चीजों को नहीं ग्रहण कर पाएगा जितना एक शिक्षित माँ का बच्चा ग्रहण करेगा। तो शिक्षित अगर माँ है तो देखिए महादेवी वर्मा को वातावरण शुरू से मिला, आज कितने बड़े स्थान पे वो पहुंच गई। तो इनकी माँ ने वो वातावरण दिया, वो परिवेश दिया इनके परिवार ने इनको। तो इन्होंने ब्रज भाषा में लिखना आरंभ कर दिया था। और जब यहाँ छात्रावास में आई तो देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। तो अब महादेवी सोची कि सुभद्रा खड़ी बोली में लिख रही हैं तो मैं भी क्यों ना वैसे ही लिखूं। तो ये भी लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, उनकी प्रतिष्ठा हो चुकी थी, वो प्रतिष्ठित हो चुकी थी। और महादेवी वर्मा उनसे छिपा छिपा के लिखती थी। एक तो छोटी थी, इनको शर्म आता था, डर लगता था कि पता नहीं मैं कैसे लिखती हूँ और मेरा फेमस है कि नहीं है। और सुभद्रा जी तो बड़ा अच्छा अच्छा लिखती हैं, बड़ी भी हैं मुझसे, तो उनसे शर्माती थी, छिपा छिपा के लिखती थी। तो एक दिन सुभद्रा ने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो महादेवी ने डर के मारे कहा, नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से कविता। और उसके बाद तो तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखा आई कि ये कविता लिखती है। अब तो महादेवी का झूठ पकड़ा गया। इन्होंने तो कहा था कि मैं कविता नहीं लिखती हूँ। और सुभद्रा कुमारी ने जब चेकिंग किया, तलाशी किया, तो कविता पकड़ा गया। तो यही कहती हैं। उसके बाद सुभद्रा कुमारी पूरे हॉस्टल में घूम घूम के इनकी कविता दिखाने लगी, बताने लगी कि ये कविता लिखती है। और फिर उस दिन से हम दोनों की क्या हो गई, मित्रता हो गई। कहते हैं कि क्रॉसथवेट में एक पेड़ की डाल नीची थी और उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थीं तब हम लोग तुक मिलाते थे और उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण। तो कौन पत्रिका निकलती थी उस समय? स्त्री दर्पण पत्रिका को भी आप ध्यान देंगे। कहती हैं कि स्त्री दर्पण उसी में भेज देते थे और अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहां तहां हिंदी का प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे तो क्रॉसथवेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिऔध जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, तो कभी कोई होता था।
कब हमारा नाम पुकारा जाएगा, बेचैनी से हम सुनते रहते थे और मुझको प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था। और क्या बताएं, 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। 100 के आसपास पदक मिल चुके थे महादेवी वर्मा को कवि सम्मेलन में। हमेशा इनको प्रथम पुरस्कार मिलता था। कहती हैं महादेवी, एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर मुझे चांदी का कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार, सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला है। तो सुभद्रा ने कहा कि अच्छा, बड़ा ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। सुभद्रा कहती है महादेवी से कि इस कटोरे में तुम क्या करो, एक दिन तुम मुझे खीर बनाओ और इसी कटोरे में खिलाओ। तो उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। आनंद भवन में कहती हैं कि उस दिन क्या आए, महात्मा गांधी आए। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने देश के लिए बचाते थे और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब मैं बापू के पास गई तो अपना कटोरा भी लेते गई। कितनी देशभक्ति थी बताइए। एक एक रुपया, एक एक पैसा जो बचता था बापू को दे दिया जाता था देशभक्ति के लिए। और जब वो उस दिन बापू से मिलने गई महादेवी वर्मा, तो जो कटोरा पाई थी गिफ्ट में चांदी का, वो भी लेते गई। कहते हैं कि मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा कि कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। तो कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले कि तू इसे देती है मुझे। तो महादेवी कहती हैं कि अब मैं क्या कहती। मैंने दे दिया और लौट आई। पर महादेवी को दुख यह हुआ कि कटोरा लेके कहते कविता क्या है, पर उन्होंने कविता सुनाने को नहीं कहा। तो अब कटोरा तो ले लिए। महादेवी सोचती थी कि जाऊंगी, दिखाऊंगी कि देखो बापू, मुझे ये कटोरा मिला है, मैंने कविता सुनाई है। तो बापू पूछेंगे, अच्छा चलो बताओ कौन सा कविता सुनाई हो तुम, देखे तो किस कविता पे तुमको इतना अच्छा कटोरा मिल गया। तो बापू ने कविता वविता सुनने को कुछ नहीं कहा, सीधे कटोरा ले लिया। तो जब लौट के सुभद्रा जी के यहाँ महादेवी वर्मा आती हैं और कहती हैं कि कटोरा तो मेरा चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, जाओ जाओ और जाओ दिखाने। तो फिर बोली महादेवी, देखो भाई, नहीं, सुभद्रा बोली कि देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। अब चाहे तुम पीतल के कटोरी में खिलाओ, चाहे फूल के कटोरे में। तो ये सुभद्रा कुमारी कहती हैं कि खीर तुमको खिलाना पड़ेगा, चाहे तुम पीतल के कटोरे में खिलाओ, चाहे फूल के कटोरे में। मैं तुम्हारा खीर से पीछा नहीं छोड़ूंगी। महादेवी सोचती हैं, मन ही मन उनको ये प्रसन्नता भी हो रहा था कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। सुभद्रा जी कुछ दिनों बाद छात्रावास छोड़ के जब चली गईं, तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुन्निसा हमारे कमरे में आकर रही। तो ध्यान देंगे, सुभद्रा के बाद महादेवी की छात्रावास में रूममेट शेयर करने कौन आया था, तो एक मराठी लड़की आई थी, जेबुन्निसा। वो आके रहने लगी। वो कोल्हापुर से आई थी और जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। जेबुन्निसा को महादेवी वर्मा जेबुन कहती थी। कहती थी कि वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी थी।
वहां एक उस्तानी जी थी, जिन्नत बेगम। कहती है महादेवी कि वहां पे एक उस्तानी जी थी जिनका नाम था जिन्नत बेगम। जेबुन जब इकड़े तिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जिसे टोके बिना न रह जाता था। उस्तानी जी कहती थी, वाह देसी कौआ मराठी बोली। तो जेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, यह मराठी कौआ मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारेदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी और कहती थी कि हम मराठी हूं तो मराठी बोलेंगे। कहती है महादेवी कि उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। जो अवध की लड़कियां थीं वे आपस में अवधी बोलती थीं, बुंदेलखंड की आती थी तो वे बुंदेली बोलती थीं। कोई अंतर नहीं था और हम पढ़ते हिंदी थे, सब पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलते थे और यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई वाद विवाद नहीं होता था, कोई सांप्रदायिकता नहीं थी कि तुम सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं खाएंगे। जैसे आज में सांप्रदायिक सद्भाव नहीं है, सांप्रदायिकता बढ़ती जा रही है। तो कह रहे महादेवी वर्मा कि उस समय ये सब नहीं था। महादेवी कहती हैं कि मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं और तब तक चलते हैं। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहां रहते थे वहां जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छिन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे और उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी, हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। तो महादेवी वर्मा कहती हैं कि जब विद्यापीठ में आई तो बचपन के संस्कार तो ऐसे होते हैं कि जब बड़े हो जाए तब तक वो नहीं जाते हैं। और बचपन का ये भी संस्कार था कि जहां वो रहती थी वहां जवारा के नवाब रहते थे और उनकी नवाबी छिन गई थी और वे बेचारे एक बंगले में रहते थे और उसी कंपाउंड में ये सब लोग भी रहती थी। वहां एक बेगम साहिबा थी जो कहती थी कि हमको ताई कहो और सब लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चाची जान कहते थे और हमारे जन्मदिन वहां मनाए जाते थे और उनके जन्मदिन हमारे यहाँ। इतना प्रेम था कि इनका जन्मदिन उनके घर, उनका जन्मदिन इनके घर मनाया जाता था। उनका एक लड़का था ताई साहिबा का, तो ताई साहिबा उसको राखी बांधने के लिए कहती थी। कहती थी कि बहनों को राखी बांधनी चाहिए और राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी कि राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। बार बार कहलाती थी, भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर कहती है महादेवी, तो हम लोग जाते थे और हमको लहरिये या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे यहाँ भी बनते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ वहां, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर से कहो कि वो मेरा नेक ठीक करके रखे, मैं शाम को आऊंगी। तो महादेवी वर्मा के पड़ोस में एक थी बेगम साहिबा, मतलब मुस्लिम थी और ताई साहिबा उनको कहते थे। बड़ा प्रेम था दोनों परिवारों में। ये लोग मुहर्रम मनाते थे, वो लोग रक्षाबंधन मनाते थे, सब त्योहार साथ में। कितना अच्छा लगता है कि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ हर फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, बिल्कुल प्यार से रहें। कोई नहीं नहीं हम ये नहीं मनाएंगे। तो बिल्कुल महादेवी वर्मा कहती थी ऐसा ही होता था और महादेवी वर्मा के पिताजी को वो देवर मानती थी
और इनकी माताजी को दुल्हन कहती थी। कहती थी शाम हुआ तो वे कपड़े वपड़े लेके आई और हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती हैं वो अपने माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती है। और मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ। यह बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। तो महादेवी वर्मा का जो भाई हुआ छोटा सा, उसका नाम जो ताई साहिबा थी वो क्या रखी, मनमोहन रखती हैं और उसके लिए कपड़े वपड़े लेके आती हैं। और वही मनमोहन आगे जाके प्रोफेसर मनमोहन वर्मा बना और जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। ताई साहिबा के यहाँ हिंदी भी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। यूं तो अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे और आज की स्थिति देख के लगता है जैसे वह सपना ही था और आज वह सपना कहीं सो खो गया। तो बिल्कुल ये एक सपना ही है एक तरह का। महादेवी वर्मा जो कहीं कि इतना प्यार, इतना मेल मिलाप से रहते थे सब एक साथ मिलजुल के। मुस्लिम थी फिर भी और ये हिंदू थे फिर भी कोई भेदभाव नहीं। तो यही बता रही हैं कि आज की स्थिति देख को तो लगता है कि वो सब सपना में हम लोग जी रहे थे। ये बताती हैं और कहती हैं कि शायद वह सत्य हो जाता तो भारत की कथा ही कुछ और होती। कहती है महादेवी वर्मा कि यदि ये चीजें सत्य हो जाती, हर जगह ऐसा ही होता, तो भारत की कथा कुछ और ही होती। तो इसको ध्यान देना है। बहुत अच्छा था ये महादेवी वर्मा का। कितना प्रेम से रहती थी और आज देखिए हम लोग नहीं समझते। हम लोग, कुछ लोग हैं बहुत अच्छे भी लोग हैं और कुछ लोग नारा देते हैं हिंदू राष्ट्र होगा। ठीक है, आप अपने धर्म से प्रेम कीजिए बिल्कुल, लेकिन जो देश में जितने धर्म होंगे वो देश उतना अधिक प्रोग्रेस करता है, उन्नति करता है। विविधता में एकता होती है। देखिए हमारी हिंदी हिंदी को हम समृद्ध बनाने के लिए हर भाषा से शब्द लेते हैं। अरबी, तुर्की, फारसी, अंग्रेजी सबका प्रयोग हम चलते आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है जितना विविधता होगी उतना हमारी भाषा समृद्ध होगी। तो ऐसे धर्म में भी होता है, जातियों में भी। जितनी विविधता होगा उतना ही आपका राष्ट्र समृद्ध होगा। आप मिल के रहना। धर्म हम ही लोगों ने बनाया है, ईश्वर नहीं बना के भेजा है। हिंदू मुस्लिम तो हम बनाए हैं। हम बनाए हैं तो अपने लिए बनाए हैं। हम प्रेम से रहे मिलजुल के। क्या करें कि नहीं तुम मुस्लिम हो हम तुम्हारा नहीं खाएंगे, हम तुमसे बोलेंगे नहीं। मुस्लिम को ये फील करवाएं कि उनका देश ही नहीं है ये। अरे उनका ही देश है। एपीजे अब्दुल कलाम इसी देश के थे। उन्होंने भी इस देश में अपना खून बहाया है आजाद करने के लिए। केवल हिंदू ही नहीं बहाए हैं खून। तो ये हम भूल जाते हैं। जिसकी संख्या कम हुई क्या उसका मतलब कि उसका देश नहीं है ये? अगर कोई भी धर्म का केवल 10 लोग भी बचे हैं तो वही उनका भी देश है। बिल्कुल उसी तरह जितना ये हिंदुओं का देश है। तो ये देश सबका है। तो यही महादेवी वर्मा कहती हैं कि काश ये बातें सच हो जाती तो आज हमारा भारत कुछ और होता। यही समझाने का इन्होंने प्रयास किया है। कितना प्रेम से रहते थे वो लोग। सुन के सोचिए कितना अच्छा लग रहा है। कहीं हिंदू मुस्लिम में इतना प्रेम देखने को मिलेगा? पर महादेवी वर्मा के साथ था, इनकी पड़ोसी थी वैसी। तो यही था मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा का। अब बचपन के दिन में इतना ही बताई हैं, अब आगे का कथा नहीं बताई है क्योंकि आगे तो अब बड़ी हो गई थी। उनका बचपन समाप्त हो गया था। तो आप ध्यान देंगे उनकी हॉस्टल की साथी कौन थी, उनको महादेवी ने बापू को क्या गिफ्ट दिया था, उनको कौन सा कटोरा मिला था, चांदी का कटोरा उपहार में मिला था। महादेवी वर्मा के चौथे भाई का नाम क्या था? मनमोहन था, जो आगे जाके गोरखपुर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। उनको नाम किसने दिया था? तो ताई साहिबा ने दिया था, जो उनके बगल में रहती थी। तो यही है मेरे बचपन के दिन और इसी में से प्रश्न बनेगा आपसे
और आप सही भी करेंगे। और स्त्री दर्पण पत्रिका को भी ध्यान देंगे कि शुरुआत में इन्होंने अपनी तुकबंदी स्त्री दर्पण कविता पत्रिका में छापने को भेजती थी ये लोग। और सुभद्रा कुमारी इनसे 2 दर्जे आगे थी, मतलब वो 7वीं में पढ़ती थी जब वो महादेवी की मुलाकात उनसे हुई। सोचिए 6वीं 7वीं 5वीं में इतना बुद्धि आ गया इन लोगों को, और यहाँ 12वीं पास करने पे कुछ पता ही नहीं चलता है। तो ये होता है वातावरण का फर्क। तो समाप्त होता है। और महादेवी वर्मा 200 वर्षों के बाद अपने खानदान में एक बेटी पैदा हुआ था, मतलब लड़की पैदा हुई थी वो। वैसे उससे पहले उनके खानदान में लड़कियां नहीं थी, इसीलिए इनका बहुत मान सम्मान भी था, बहुत इनको प्रेम मिला, पढ़ने की भी पूरी आजादी मिली। कुछ शब्दों के अर्थ दिया है, चलिए देख लेते हैं। दिया है परधाम। परधाम का अर्थ होता है स्वर्ग। प्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित का अर्थ होता है सम्मानित। परधाम स्वर्ग है, प्रतिष्ठित सम्मानित है। फिर है नक्काशीदार। नक्काशीदार क्या होता है? तो बेल बूटे के काम से युक्त एक कढ़ाई होती है, उसे नक्काशीदार कहते हैं। फूल। फूल का कटोरा क्या होता है? तो तांबे और रांगे के मेल से बनी एक मिश्र धातु होती है जिसे फूल कहते हैं, कि फूल का बर्तन है ये। फिर निराहार, मतलब बिना कुछ खाए पिए। पदक। पदक मतलब ये प्रशंसा सूचक पुरस्कार होता है एक। सोना चांदी या अन्य धातुओं से बना हुआ गोल या चौकोर टुकड़ा जो किसी विशेष अवसर पे पुरस्कार के लिए दिया जाता है, उसे पदक कहा जाता है। और प्रभाती क्या होता है? तो मीराबाई की पंक्तियां गाती थी महादेवी वर्मा की माता जी। सुबह सुबह प्रभाती गाती थी, शाम को भी गाती थी। तो प्रभाती सवेरे गाया जाने वाला गीत होता है। लहरिया क्या होता है? तो लहरिया होता है रंग बिरंगी धारियों वाली एक विशेष प्रकार की साड़ी जो सामान्यतः तीज, रक्षाबंधन आदि त्योहारों पे पहनी जाती थी। तो लहरिया, लहरिया मिलता था महादेवी वर्मा को रक्षाबंधन पे। उनकी जो ताई साहिबा थी बेगम, वो क्या देती थी? लहरिया देती थी। तो ध्यान देंगे, लहरिया इनको मिलता था। तो लहरिया ये पूछ सकता है कि लहरिया क्या है, या महादेवी वर्मा को रक्षाबंधन पे ताई साहिबा क्या उपहार देती थी? तो लहरिया देती थी जो रंग बिरंग धारियों वाली साड़ी होती है। और वाइस चांसलर, तो वाइस चांसलर उनके भाई थे, बाद में महादेवी वर्मा भी बनी प्रयाग विश्वविद्यालय की। तो वाइस चांसलर मतलब कुलपति होता है। फिर देखिए दिया है यह भी जाने। तो स्त्री दर्पण पत्रिका जिसमें ये लोग अपनी शुरुआत की कविताएं तुकबंदियां देती थी छापने को, तो उसके बारे में दिया है कि स्त्री दर्पण इलाहाबाद से प्रकाशित होने वाली यह पत्रिका श्रीमती रामेश्वरी नेहरू के संपादन में सन 1909 से 1924 तक लगातार प्रकाशित होती रही। स्त्रियों में व्याप्त अशिक्षा और कुरीतियों के प्रति जागृति पैदा करना इनका मुख्य उद्देश्य था। तो यही स्त्री दर्पण पत्रिका है। रामेश्वरी नेहरू संपादक थी इसकी, और इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी 1909 से 1924। ये हुआ हमारा समाप्त। अब हम मिलेंगे आप सभी से अगली क्लास में। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। क्लास आपने देखा उसके लिए धन्यवाद। पीछे की आप सारी क्लासें प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। एमपी वर्ग 2 के नाम से प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो प्लेलिस्ट में जाके जो रचनाएं अब तक हमने पढ़ा है आप जरूर देखिए उनको, और शेयर करें सभी के। आप पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब करें। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।